हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेट आईएएस में। तो हम लोग यूपीएससी सिलेबस का जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उसका पोर्शन लेके चल रहे हैं। उसमें जो सोर्सेज हैं, जितने भी जो स्रोत हैं कि किन किन स्रोतों से, किन किन सोर्सेज से हमें जानकारियाँ मिलती हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो कल तक हम डिस्कस किए थे कि जो सोर्सेज है उसको दो भागों में बांटा गया था, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज को भी फिर फर्दर दो भागों में बांटा गया था, जो रिलीजियस सोर्सेज थे एंड सेकुलर सोर्सेज। रिलीजियस को भी दो भागों में बांटा गया, ब्राह्मणिकल एंड नॉन ब्राह्मणिकल। ब्राह्मणिकल में हम लोग देखते हैं कि जो श्रुति है, स्मृति है, उनसे क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। और जो नॉन ब्राह्मणिकल में देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट एंड जो जैन लिटरेचर हैं, उन सारी चीज़ों से उनसे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। उसी प्रकार सेकुलर लिटरेचर में हम लोग देखेंगे तो जो क्रॉनिकल्स जो लिखे गए थे उनसे, या फिर जो विदेशी यात्रियों ने आकर के यहाँ जो लेखा जोखा यहाँ का दिया, यहाँ के भारत के बारे में जो चीज़ें लिखी, चाहे वो मेगास्थनीज हो या फिर फाहियान हो, इत्सिंग हो, ऐसे बहुत सारे जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो उस समय जो राजाओं के दरबार में आते थे, तो उनसे भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। फर्दर जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम लोग देखते हैं कि जो आपको पॉटरीज हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों से हमें पर्याप्त जानकारियाँ मिलती हैं। उसके बाद जो मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी जो उस समय के बिल्डिंग बनाए गए थे, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, जो आर्किटेक्चर कैसा था उस समय का, लोग कैसे कैसे घर या फिर जो मकान बनाया करते थे, रहते थे, इन सारी चीज़ों से हमें जानकारियाँ मिलती हैं। और फिर जैसे जो कॉइन्स जो इशू किए जाते थे राजाओं के द्वारा, कॉइन्स से हमें सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में प्राप्त हो जाती है। फिर देखते हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं, यानी जो बहुत सारे जो अभिलेख लिखे गए, लिखवाए गए, पर्टिकुलरली हम लोग जब ग्रेट अशोका के पीरियड में देखते हैं तो उस समय, तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके थे। फिर आज फर्दर हम लोग देखते हैं कि इंडिजीनियस सोर्सेज में क्या क्या है, यानी जो भारत में मौजूद जो सोर्स हैं, यानी जो देसी स्रोत जिनको कह सकते हैं हम लोग, देसी स्रोतों को भी फर्दर 4 भागों में बांटा गया है। जैसे लिटरेरी सोर्सेज, इंडिजीनियस को भी 2 भागों में बांटा गया, एक ए लिटरेरी सोर्सेज एंड बी आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज को फर्दर 4 भागों में बांटा गया, ब्राह्मणिकल जो कि हम लोग देख चुके हैं, बुद्धिस्ट, जैन एंड साइंटिफिक। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे फिर से देखेंगे, इन सारी चीज़ों को फिर हम लोग फर्दर देखते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज में जो ब्राह्मणिकल सोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे ब्राह्मणिकल लिटरेचर में तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वेदाज हैं, जिनको अर्लीस्ट बोला जाता है कि जो फर्स्ट ब्राह्मणिकल लिटरेचर में अगर कोई चीज़ है, सर्वोपरि है या सबसे पुराना जिसको माना जाता है वो है वेदाज। वेदाज 4 प्रकार के थे, ऋग्वेद, ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दिस ऑल वेदाज वर द अर्लीस्ट, यानी सबसे अर्लीस्ट इसमें जो ऋग्वेद था, फिर सामवेद आया, यजुर्वेद आया, अथर्ववेद आया। तो अथर्ववेद जो है सबसे बाद का है और ऋग्वेद है सबसे पहले का है। उसी प्रकार से बहुत सारे जो ब्राह्मणाज लिखे गए थे, यानी जैसे बोलते हैं कि जो ब्राह्मणाज ये भी एक जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर ही था, जैसे शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मणाज भी लिखे गए थे उस समय, और उससे भी उस समय की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी, सामाजिक, राजनीतिक या फिर जो आर्थिक स्थिति थी उस समय के समाज के बारे में, उसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारियाँ उस समय भी मिलती है कि आखिर इनका जो थीम क्या रहा होगा, किन विषयों के बारे में इन सारे जो ब्राह्मण्स हैं, जो ऐत्रेय शतपथ ब्राह्मण या फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण, किन किन सब्जेक्ट पे लिखा गया था और उससे कौन सी जानकारियाँ मिलती है। तो ब्राह्मणस एंड उपनिषद। फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि जो उपनिषद मतलब वो होते हैं जो वेदों के बाद में जोड़े गए थे। फिर देखते हैं वेदांगाज और उपवेदाज, ट्रीटीज ऑन साइंटिफिक, ट्रीटीज ऑन साइंस और साइंटिफिक नॉलेज कर सकते हैं, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे फोनेटिक्स, फोनेटिक्स मतलब जो भाषा शास्त्र होता है, भाषा शास्त्र
के आधार पे कि कोई चीज़ कैसे बोला जाना, किसी श्लोक को कैसे उसको उद्धृत किया जाना है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उसको कैसे उच्चारित किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें देखते हैं कि जो वेदांगाज है या फिर जिसको उपवेदाज भी बोलते हैं, उससे हमें जानकारी मिल जाती है। सेकेंड है इसी में एस्ट्रोनॉमी, यानी उस समय जो एस्ट्रोनॉमी थे यानी ज्योतिष शास्त्र जिसको हम लोग अभी बोल सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी उस समय जानकारियाँ मिलती थी, जिससे लोग अपने ग्रहों नक्षत्रों के बारे में जानकारियाँ दिया करते थे। थर्ड वन है रिचुअल्स, यानी उस समय जो कैसे कैसे कर्म कांड होते थे, अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि वो बहुत सारी ऐसी जो रिचुअल्स हैं अभी भी कंटिन्यू करते हैं, जैसे पिंडदान देना, ये जो कर्म कांड है, या शादी विवाह में बहुत सारे कर्म कांड किए जाते हैं, किसी की मृत्यु के उपरांत भी बहुत सारे कर्म कांड किए जाते हैं, या फिर जो यज्ञ यानी जो यज्ञ किया जाता है उस समय भी बहुत सारे जो रिचुअल्स किए जाते हैं, या कोई बच्चा पैदा होता है उस समय, या फिर जब खास करके कोई महिला जब गर्भ धारण करती है उस समय भी बहुत सारे जो कर्मकांड किए जाते हैं। तो इन कर्मकांडों के बारे में हमें जो उपवेदाज हैं, जो वेदांगाज हैं, उससे हमें जानकारियाँ मिल जाती है। नेक्स्ट है ग्रामर, यानी जो व्याकरण, यानी उस समय जो व्याकरण कैसा था, यानी जो जैसे पाणिनि का हम लोग जैसे देखेंगे कि पाणिनि ने जो ग्रामर पे किताब लिखा, तो उसके बारे में कि किसी चीज़ को कैसे लिखा जाना चाहिए, यानी भाषा शास्त्र का जो डेवलपमेंट कैसे हुआ और कैसे किन किन चीज़ों, जैसे अभी भी संस्कृत में हम लोग देखेंगे या फिर हिंदी व्याकरण में भी देखेंगे या इंग्लिश ग्रामर में भी देखेंगे, तो ग्रामर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ख़ास करके चूँकि आप मेंस भी लिखेंगे तो उस समय इन जो ग्रामेटिकल जो मिस्टेक ना हो, जो ग्रामेटिकल एरर ना हो, उसका भी बड़ा महत्व होता है, उसको ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये एंशियंट इंडिया में भी जो ग्रामर पे बहुत सारे जो भाषा लिखे गए थे, वहाँ से भी हमें जो भाषा के बारे में उस समय के जो संस्कृत भाषा थी उसको कौन कौन से ग्रामेटिकल एरर ना हो, उसको और विशुद्ध किया जाए, उसको और परिष्कृत किया जाए, इसलिए ग्रामर जो लिखा गया था। फिर देखते हैं कि हम लोग एटमोलॉजी का मतलब होगा कि किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। कोई भी शब्द है, अगर हम लोग देखते हैं कि जितने भी जो वर्ड्स हैं उसका रूट वर्ड ज़रूर होता है, और वो रूट वर्ड या तो ज़्यादातर हम लोग देखेंगे संस्कृत में मिल जाएगा, तमिल में मिल जाएगा, अगर इंडियन कंटेक्स्ट में हम लोग बात करें, या फिर बहुत सारे जो उदाहरण हमको जो ग्रीक हैं, लैटिन वर्ड्स हैं, इंग्लिश वर्ड हैं, वहाँ से मिल जाते हैं। जैसे पितरी को पैट्री बोला जाता है, पितरी मतलब जो पिता के लिए यूज किया जाता है, यानी जो फादर, पैट्री मतलब फादर होता है। तो जो रूट वर्ड आखिर कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ये एटिमोलॉजी के अंतर्गत हमें जानकारियाँ उसको उसमें मिल जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक्स। हाँ, जैसे कोई भी अगर खास करके जो पद की रचना कर रहे हैं, यानी जो पोएम्स लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, तो उसमें मैट्रिक्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। खास करके जो अगर इंग्लिश की बात करें हम लोग, तो उसमें जो पेंटा आयाम्बिक मीटर होता है, यानी हर एक लाइन, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, ये सब एक दूसरे से मैच करना चाहिए, या पहला तीसरे से मैच करे, दूसरा चौथे से मैच करे। और ख़ास करके जब हम लोग देखते हैं कि जो कबीर के जो दोहे थे, जिसको कपलेट बोला जाता है इंग्लिश में, तो कबीर के जो दोहे थे वो कहीं ना कहीं जाके लास्ट में उन्हीं सारी चीज़ों पे वो ख़त्म होते थे। और मैट्रिक्स में हम लोग देख सकते हैं कि और भी जैसे एक पद्धति होता था मेजरमेंट का भी, तो उस समय कौन कौन से पद्धतियाँ, कौन कौन से जो मैकेनिज्म चलते थे, कौन कौन से सिस्टम चला करते थे, हर एक चीज़ों के लिए, भाषा के लिए अलग हो गया, जो तरल पदार्थ है उसका मेजरमेंट के लिए अलग हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, काउंटिंग का क्या मैट्रिक्स था उस समय, इन सारी चीज़ों को उस समय डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं कि फिर है 4th नंबर पे सूत्राज, जैसे 3rd में वेदांगाज और उपवेदाज, यानी ये जो साइंस पे ये ट्रीटीज था, ये ऐसा किताब था जो साइंस पे लिखा गया था। इसमें हो गया जैसे फोनेटिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, रिचुअल्स हो गया, ग्रामर्स हो गया, एटमोलॉजी हो गया एंड मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है सूत्राज, यानी बहुत सारे सूत्रों का निर्माण किया गया था। द लास्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर आर सूत्राज, यानी वैदिक लिटरेचर में जो सबसे लास्ट में ऐड किए गए, यानी जो सूत्र ऐड किए गए उनको सूत्रा नाम दिया गया।
जैसे कल्प सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, यानी जो कल्प सूत्र था, गृह सूत्र था या जो धर्म सूत्र था, इन सारे सूत्रों का निर्माण उस समय किया गया था। पांचवा है हमारा एपिक्स, यानी जो महाकाव्य थे, कौन कौन से महाकाव्य की रचना उस कालखंड में की गई थी। जैसे द रामायण एंड द महाभारत आर टू ग्रेट एपिक्स विच प्रेजेंट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द पीपल ऑफ दोज टाइम्स। ठीक है, रामायण और महाभारत जब हम लोग उसके बारे में जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, अभी तो बहुत सारे जो सीरियल्स आ गए हैं, बहुत सारे मूवीज बनना शुरू हो गए हैं। अभी फिलहाल एक मूवी आदि पुरुष आया जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा। तो इन सारी चीज़ों में दिखाया गया कि एंशियंट टाइम में कैसे, जैसे जो अरुण गोविल ने जो राम का किरदार निभाया था, और अभी उस समय के जो रावण का किरदार अभी जो निभाया, क्या नाम है उसका, सैफ अली खान, तो उसमें पूरा एकदम दाढ़ी वाढ़ी, छपरी कट बाल, तो ये सारी चीज़ें अभी ये किया जा रहा है लेटेस्ट। इसमें ये प्रभाव क्या है, जो राइटर स्क्रिप्ट लिख रहा होगा या जो डायरेक्टर डायरेक्शन दे रहा होगा, उन लोगों के मन में ये चला होगा कि इस आज के प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए वो सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। तो लेकिन कंट्रोवर्सी तो हो गया। इसी प्रकार जो एपिक्स है, एपिक्स से हमें उस समय के जो लोग थे उनका रहन सहन कैसा था, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय के लोग किन धार्मिक कर्मकांडों को किया करते थे। जैसे रामायण में देखा गया कि जो अश्वमेघ का हो जाना, या फिर बहुत सारी उसमें किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारी जो इमेजिनेशन हैं, कहानियाँ हैं, वो उसमें बताई गई है। जो उस समय के जो लोग थे, खास करके पिक्चर ऑफ द पीपल ऑफ दोज टाइम्स, कंडीशंस ऑफ द लेटर आर्यंस, यानी जो लेटर आर्यंस है, आर्यन थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे कि आर्यन थ्योरी क्या है, कि आर्यंस किसे कहा गया। और एक्चुअली आर्यंस मतलब जैसे जो बुक्स में दिया हुआ है, जो इसका जो एटमोलॉजिकल मीनिंग जो है, अगर तोड़ के देखा जाए तो आर्यंस मतलब इसमें बोला है कि श्रेष्ठ, यानी जो लोग आर्यंस थे वो श्रेष्ठ थे, ऐसा मीनिंग बताया जाता है। और आर्यंस थ्योरी ये कहती है कि जो आर्यंस थे वो इन्वेडर थे, यानी जो आक्रमणकारी थे, वो बाहर से आए, जो सेंट्रल एशिया से, जो तिलक पे दावा करते हैं कि वो लोग सेंट्रल एशिया से चल के आए। और फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आपको पंडित नेहरू भी बताते हैं कि उनका जो स्थान है ये वो इंडियन ओरिजिन्स नहीं है, बल्कि वो बाहरी हैं, विदेशों से आए हुए लोग हैं। तो आर्यंस थ्योरी पर भी फर्दर हम लोग जैसे ही उस पर आएंगे वैदिक पीरियड में, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर इस थ्योरी को कंट्रोवर्सी क्यों है, कीन स्कूल ऑफ थॉट के जो हिस्ट्री के हिस्टोरिकल थॉट ऑफ स्कूल रहा है, उन लोगों ने आखिर क्यों ऐसा बोला कि आर्यंस बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, तो इस पे बहुत सारी थियरीज है। उसके पास जो महाभारत में भी बहुत सारे जो कांड हैं, जो पर्व हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि जुआ भी खेला जाता था। और उसके बाद बहुत सारे ज्ञान की बातें भी उसमें बताई जाती थी कि ये जो डे टू डे क्लैश होता है परिवार में, उन पारिवारिक चीज़ों को वो अच्छे तरीके से मैंने उसमें बताया गया है। और भी जितने जो सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या जो रिलीजियस कंडीशंस थे उस समय के लोगों के, उसके बारे में महाभारत से भी बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट है पुराणास। एपिक्स एंड महाकाव्य के बाद हम लोग देखते हैं कि पुराण यानी बहुत सारे जो भारत में पुराणों का निर्माण किया गया। पुराणास आखिर क्या है? द एंशिएंट ऑफ द ब्राह्मण्स रिटेन इन संस्कृत, यानी जो ब्राह्मण लिटरेचर्स है उन लोगों का लिखा हुआ जो एंशिएंट जो बुक है उनमें से एक है। खास करके जब वैदिक पीरियड में हम लोग देखते हैं उस समय, तो रिटेन इन संस्कृत, दे आर 18 इन नंबर्स। पुराणों की संख्या 18 है। कुछ फेमस आपको पुराण मिल जाएंगे, जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, ऐसे बहुत सारे जो पुराणाज हैं, जो फेमस पुराणाज हैं, जिसके बारे में जो हमें बताते हैं कि उस समय का जो कंडीशन कैसा रहा होगा। ठीक है, तो ये जो संस्कृत में लिखा हुआ, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ जो 18 जो पुराणाज हैं हमें मिलते हैं, और उनसे भी बहुत सारी जानकारियाँ हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में मिल जाती है। इसका कालखंड हम लोग देखेंगे जब जो क्रोनोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उससे हमें समझ में आएगा कि पुराणों की रचना कब की गई, जो एपिक है, एपिक्स की रचना कब की गई। वेद व्यास कोई मानता है, कोई द्वैपायन को मानता है। तो इन सब के बारे में हर एक जो हिस्टोरियन है उनका अलग अलग क्लेम है।
तो उसके बारे में फर्दर हम लोग देखेंगे कि जो ऑथेंटिक बुक है, खास करके जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में कौन कौन से जो स्रोत हैं, कौन कौन से बुक हैं जो ऑथेंटिक हैं, जिसको गवर्नमेंट मानती है कि हाँ ये ठीक है, तो उसमें देखा जाएगा कि फिर इनका कालखंड कब से रहता है। ठीक है। अब इसमें देखें कि फिर नेक्स्ट हमारा बायोग्राफिकल वर्क्स, यानी खास करके जो जीवनी जिसके बारे में लिखा गया, जैसे हर्षचरित का, यानी उस समय जो हर्षवर्धन था उसके लाइफ के बारे में लिखा गया कि वो कैसा राजा था। तो जितने भी हर्षचरित्र पृथ्वीराज रासो भाई चंद्रवरदाई ने जो हर्षचरित या फिर पृथ्वीराज रासो जो दो किताबें उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने बताया कि जो राजा थे उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता था, प्रजा के साथ उनका व्यवहार कैसा था, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन उस समय का कैसा था, और कैसा उनका जो सामाजिक, धार्मिक या व्यक्तिगत जीवन कैसा व्यतीत होता था। तो इन सारी चीज़ों से भी हमें जानकारी मिल जाती है। एंड कुमारपाल चरित वही हेमचंद्र, उसी प्रकार जैसे कुमारपाल चरित्र, यानी जो कुमारपाल था उसका चरित्र मतलब कैरेक्टर कह सकते हैं। जैसे रामचरित यानी राम का कैरेक्टर, रामचरितमानस लिखा गया तुलसीदास के द्वारा। तो ये जो कुमारपाल क्या है, कुमारपाल नेम है, चरित मतलब उनका कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टराइजेशन किया गया है इस बुक में, हेमचंद्र ने जिस बुक को लिखा था। ठीक है। फिर 8वां चीज़ हमें है कि जो क्रॉनिकल्स, जैसे राजतरंगिणी बाई कलहन, यानी क्रॉनिकल्स से भी बहुत सारी जानकारियाँ हमें कैसा राजनीति कैसे चलती थी। तो ये नीति शास्त्र बाई कमांड का याद रखेंगे हम लोग, अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य, नीति शास्त्र बाई कमांड का। तो ये बहुत सारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में फैक्ट्स बहुत मिलेंगे हमें, तो फैक्ट्स को धीरे धीरे करके हम लोग डाइजेस्ट करने का प्रयास करेंगे और उसको कनेक्ट कर करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि जितना जो फैक्ट्स हो हमारे माइंड में ज़्यादा समय तक स्टेबल रहे। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे। सेकेंड है नीति शास्त्र बाई कमांड का इज ऑल्सो अ पॉलिटिक्स रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड इन द फील्ड ऑफ ग्रामर। पाणिनिस महाभाष्य, पाणिनि का जो महाभाष्य था, उन्होंने जो महाभाष्य लिखा था, इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क दैट बिलोंग्स टू 4th century BC, जो 4वीं शताब्दी BC में, यानी जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो किताब लिखा गया था पाणिनि के द्वारा, जो ग्रामर पे महाभाष्य था, यानी व्याकरण पे उन्होंने महाभाष्य लिख दिया था। और उससे उन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ का, किसी भी जो बुक से उसकी रचना कैसे करें, भाषा शास्त्र का डेवलपमेंट कैसे हो, इस चीज़ पे उन्होंने एक महाभाष्य ही लिख दिया था, जो कि बहुत ही फेमस है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे कि रघुवंशा एंड मालविका अग्निहोत्रम बाई कालिदास, यानी संस्कृत लिटरेचर में अब देखा जाए, हम लोग अगर देखते हैं संस्कृत लिटरेचर जैसे आप देखिए कि रघुवंश, यानी रघु के वंश के बारे में वर्णन किया गया है, एंड मालविकाग्निमित्रम, ये जो दो थे, ये ड्रामाज थे, यानी ये नाटक लिखे गए थे। रघुवंश और मालविकाग्निमित्रम, तो जो मालविका और जो अग्निमित्र है, दोनों का जो लव स्टोरी है उसके बारे में लिखा गया है। कालिदास का और है एक मेघदूतम है, बहुत ही फेमस किताब है, बार बार पूछता है। और फिर अभिज्ञान शकुंतलम है, वो भी बहुत ही फेमस बुक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे कि कालिदास ने किन किन किताबों की रचना की है। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि कालिदास मुद्रा राक्षस बाई विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस का फिर निर्माण, इसकी रचना की जो वो विशाखदत्त ने की थी। ते हमारे जो लिटरेरी सोर्सेज थे, खास करके जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर थे, उसके बारे में जानकारियाँ यहाँ इन सारी चीज़ों से मिल जाता है। ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे एंड द फॉरमोस्ट वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, जो कि ब्राह्मणिकल लिटरेचर के अर्लीस्ट टेक्स्ट बुक में थे। ठीक है। दूसरा देखते हैं कि ब्राह्मणाज एंड उपनिषद, यानी जो ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण लिखे गए थे, उसके बाद फिर उपनिषद लिखे गए थे। तीसरा था हमारा वेदांगाज एंड उपवेदाज। ये क्या थे, वेदांग और उपवेद क्या थे कि ये विज्ञान पे, साइंस पे लिखे जाने वाले किताब थे, खास करके जो फोनेटिक्स था, एस्ट्रोनॉमी था, रिचुअल्स बहुत सारे जो कर्मकांड होते थे, ग्रामर था, एटमोलॉजी था, मैट्रिक्स था, इन सारे चीज़ों पे वेदांग या फिर उपवेदाज लिखे गए थे। ये सारी चीज़ें हो गया।
और फिर फर्दर कल हम लोग जब आएंगे तो कल डिस्कस करेंगे कि जो बुद्धिस्ट या जो जैन लिटरेचर है उससे उस समय के बारे में क्या क्या जानकारियाँ हमें मिलती हैं, वहाँ के सोशो इकोनॉमिक कैसा कंडीशन था, रिलीजियस कंडीशन कैसा था, और जो बुद्धिस्ट या जो जैन है इनको हम लोग जैसे नॉन ब्राह्मण लिटरेचर क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का क्या क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, किसको हम लोग नॉन ब्राह्मण्स बोलते हैं, या इतिहासकारों में किस मत को माना गया है कि इनको नॉन ब्राह्मण्स बोला जाए। तो देखा जाता है कि फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में हमको डिस्कस करना पड़ेगा, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।